बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सफ़ीर हसन, लेक्चरर मैथमेटिक्स फ्रॉम लेजेंड कॉलेज मुल्तान। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 7, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट, सेकंड एंड हायर ऑर्डर टेंसर्स और अलजेब्रा ऑफ टेंसर्स, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में शायद बताया था, जब हमने टेंसर्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी मैंने बताया था कि जो टेंसर्स है ना वो वेक्टर्स और स्केलर्स की जनरलाइज्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, जो मैंने ये भी बताया था कि जो स्केलर्स होते हैं वो जीरो ऑर्डर टेंसर्स होते हैं और जो वेक्टर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वेक्टर्स हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स होते हैं। ठीक है ना, तो हम बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास जो ये टेंसर्स है ना, इसमें हमने उनकी क्वांटिटी को के लिए ना हम करते थे उनके कंपोनेंट्स को की तादाद मालूम करने के लिए। लास्ट लेक्चर में बताया था आपको जीरो ऑर्डर टेंसर में कि 3⁻0 क्या होता है, हमारे पास 1 होता है ना, तो इसका मतलब हमारे पास एक ही एलिमेंट, स्केलर को एक ही नंबर होगा हमारे पास। और वेक्टर क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है तो 3 की पावर n की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3। इसके बाद वेक्टर्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं, वेक्टर्स भी फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स ही हैं। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स को ही हम वेक्टर्स का नाम देते हैं। उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। आपको पता है कि हम पढ़ते आए हैं कि x y है, y है और ये z है। ठीक है ना, तो ये 3 हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं इसके। लेकिन आगे अब ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी कि वो कह रहा है कि अगर उसके कंपोनेंट्स क्या हो, ट्रांसफॉर्म अंडर द चेंजेस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये लॉ ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ए जे डैश इक्वल होता है हमारे पास एल जे आई ए आई, जबकि ए जे डैश क्या होते हैं, कंपोनेंट्स हैं ऑफ द क्वांटिटी इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम के। याद करें, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़े थे। ठीक है, तो हमने 2 सिस्टम्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के, यहाँ पर टेंसर्स के केस में, जिसमें मैंने कहा था एक हमारे पास यहाँ पे होता है x1, दूसरा होता है x2 एक्सिस। जैसे हम वेक्टर में लेते थे x y z, यहाँ पर लेते हैं x1 x2 x3। और सिस्टम ये तो इसको नाम दिया था हमने k का। और एक और सिस्टम हमने कहा था जो कि k डैश होता है, k डैश। सॉरी, इसका थर्ड एक्सिस मैं ज़रा सेट कर देता हूँ। तो बेटा इसमें देखें आप, ये k डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 डैश, x2 डैश और ये है x3 डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। ये थे 2 सिस्टम हमारे पास। अब हमें यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ए जे डैश जो है ना वो कंपोनेंट्स हैं इस क्वांटिटी के k डैश में, x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश। और एल जे आई का हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये एंगल होता है कोसाइन एंगल, इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द जेथ एक्सिस ऑफ k डैश। अब देखना एल जे आई है, इसका मतलब फर्स्ट जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट है ना j, उसका वो रिप्रेजेंट करे जेथ एक्सिस ऑफ k डैश, और जो i है वो रिप्रेजेंट करे ith एक्सिस ऑफ k, यानी कि जेथ एक्सिस ऑफ k डैश एंड ith एक्सिस ऑफ k के दरमियान जो एंगल ऑफ कोसाइन होगा उसको हम एल जे आई का नाम देते हैं। और इक्वेशन 1 को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, दैट इज वेक्टर, जिसको हम वेक्टर बोलते हैं। अब इक्वेशन 1 वगैरह रिप्रेजेंट करिए 3 इक्वेशंस को। नंबर 1 देखें, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए जे डैश है ये, तो फिर इसका मतलब j को पहले फिक्स करें 1 और i की वैल्यूज 1 2 3 तक ले जाएं। वेक्टर है ना, 3 कंपोनेंट्स तक जाएंगे। तो a1 डैश इज इक्वल टू a11 j भी 1 i भी 1, फिर a1 देन j क्योंकि फिक्स किया हुआ 1 तो l12 i2 कर देंगे a2, फिर l13 a3। सिमिलरली अब j को 2 फिक्स करें, फिर i 1 2 3 तक ले जाएं इस इक्वेशन में, फिर j को 3 फिक्स करें, i को 1 2 3 तक ले जाएं। तो ये 3 इक्वेशंस आपके पास बनेगी। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप बेटा अब क्या है कि इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर टेंसर in the system k in terms of its component in the system k dash is ai is equal to lji
ए जे डैश। देखिए इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या कहता है कि ए जे डैश इक्वल होगा एल जे आई ए आई के, और जो इनवर्स है वो इसका उलट है, वो कहता है ए आई इक्वल होगा एल जे आई ए जे डैश के। ठीक है, और हमें पता है कि एल जी आई हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एल जी आई ए जे डैश इक्वल होता है एल जी आई इंटू ए जे डैश का फार्मूला पुट किया एल जे के ए के, जो कि अब एल जे आई को मल्टीप्लाई करें बहुत इन दोनों के साथ, तो ये बनेगा एल जे आई एल जे के। देखें फर्स्ट सबस्क्रिप्ट के सेम है तो सेकंड मिल के क्या बनाएंगे डेल्टा आई के। ये भी आप फार्मूला पढ़ चुके हैं कि एल जे आई एल जे के, तो ये बनेगा हमारे पास डेल्टा आई के और आगे ए के एज इट इज़, और डेल्टा आई के ए के है तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा ए आई के इक्वल। सिमिलरली वगैरह इक्वेशन 4 जो है हमारे पास, इसको भी हम लिख सकते हैं ए जे इज इक्वल टू ए आई जे और ए वन ए आई डैश, या तो ए आई का डैश लिख दो या फिर ए जे डैश लगा दो, तो बात एक ही है, उसको उधर लेके जाओ। अब इक्वेशन 4 और 5 को ज़रा आप देखें, इसमें वो भी 3 इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नंबर 1 यहाँ भी वही काम किया है, A1 की जगह या इधर उसने पुट किया, बल्कि हाँ एक ही बल्कि चीज़ हो जाएगी ये। अब पहले इधर आई को, अगर इसकी बात करेंगे हम इक्वेशन 4 की, तो इसको ना हम आई को फिक्स करेंगे 1, जे की वैल्यू हमारे पास चलेगी 1 इस इक्वेशन में, 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है ना। फिर हम इधर आई को 2 करेंगे और जे की वैल्यू 1 2 3, फिर आई को 3 करेंगे। और अगर हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ ए जे पहले, तो यहाँ पे आप जे को फिक्स कर दें, तब भी इक्वेशन यही बनेगी, तो ये जे 1 होगा, आई 1 2 3 तक जाएगा। ये इस तरह तीनों इक्वेशन आपके पास बन जाएंगी। उसके बाद इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास इस तरह बनता है। अब आगे देखें सेकंड ऑर्डर टेंसर्स। अब सेकंड ऑर्डर टेंसर्स हैं तो ऑर्डर सेकंड है, तो टेंसर्स में कितने कंपोनेंट्स होंगे, तो 3 की पावर n की जगह आ जाएगा 2, तो 3 का स्क्वायर 9 होते हैं, लेकिन 9 कंपोनेंट्स होंगे इसमें, इसको सेकंड ऑर्डर टेंसर बोलेंगे। उसका क्या फार्मूला बताया उसने, इफ इट्स कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म अंडर द चेंजेस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम अकॉर्डिंग टू द लॉ। जैसे जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करते हैं तो ये हमारे पास जो इनका कंपोनेंट्स होंगे वो ट्रांसफॉर्म होंगे, किस तरह ट्रांसफॉर्म होंगे, ए डैश एम एन इक्वल होगा एल एम आई एल एन जे ए आई जे के इक्वल, एल एम आई एल एन जे ए आई जे के। जबकि वो कह रहे हैं ए डैश एम एन कंपोनेंट्स हैं इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम के डैश, और एल एम आई एंगल कोसाइन एंगल है बिटवीन द एन एमथ एक्सिस ऑफ के डैश एंड आईथ एक्सिस ऑफ, क्योंकि आप देखें ना इसमें जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट होता है ना, जो फर्स्ट वो लेता है वो हमेशा के डैश सिस्टम से, और आई लेता है के से, ठीक है। तो फर्स्ट ये हमारे पास कोसाइन एंगल है बिटवीन एमथ एक्सिस ऑफ के डैश एंड आईथ एक्सिस ऑफ के। सिमिलरली फॉर एल एन जे के लिए क्या होगा कि ये कोसाइन एंगल है बिटवीन एनथ एक्सिस ऑफ के डैश, यहाँ पर nth आ जाएगा, और आगे होगा हमारे पास जेथ एक्सिस ऑफ के, और आगे ए आई जे तो हमने बता दिया कि वो क्या होता है, और ए आई जे हमारे पास क्या होंगे, वो तो कंपोनेंट्स होंगे। अब कह रहे हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉ एक्सप्रेसिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर टेंसर इन द सिस्टम के इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इन द सिस्टम के डैश इज कॉल्ड। ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या कह रहा है कि ए आई जे, असल में ये एक्चुअली होते क्या है, ये लॉ एंगल ऑफ, ये जो कोसाइन हम एंगल बोलते हैं ना कि कोसाइन ऑफ द एंगल, ये एल एम आई वगैरह जो एल ऑपरेटर था हमारे पास, ये इसका पता क्या मतलब है, ये जब हम रोटेट करते हैं ना सिस्टम को, सिस्टम के को रोटेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम के डैश, वो रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताई हुई है, तो उसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन में वो बताते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी शक्ल ये हो जाती है, चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और उनका ये एंगल ये बनता है और उनके कंपोनेंट्स इस तरह तब्दील हो जाते हैं। ये आई जे की जगह एम एन लगा दिए फ़र्क जाहिर करने के लिए, उसको आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब आगे कह रहे हैं सिंस एल एम आई एल एन जे ए डैश एम एन को हम लिख सकते हैं कि ए डैश एम एन का फार्मूला लिखें एल एम आर एल एन एस ए आर एस, ये भी वही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से लिया हुआ है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ए डैश एम एन ए एम एन डैश इक्वल होता है एल एम आर एल एन एस ए आर एस, जो कि अब आगे क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एल एम आई और एल एम आर को, फिर एल एन जे और एल एन एस को अलग कर दिया और ए आर एस को अलग कर दिया, तो अब होता है एल एम आई एल एम आर, ये फर्स्ट सबस्क्रिप्ट सेम है, कैंसिल होगा, ये वैसे मैंने शॉर्टकट में बता दिया आपको कि कैंसिल होगा। एक्चुअली ये फार्मूला है कि एल एम आई एल एम आर हमारे पास किसके इक्वल होता है, डेल्टा आई आर के इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है ना। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट सेम होगा तो सेकंड को मिला के आप डेल्टा लगा देंगे उसके साथ। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर एन सेम है तो ये डेल्टा जे एस के इक्वल आ जाएगा, और आगे ए आर एस। अब डेल्टा आई आर और ए आर एस को अलग कर दिया और डेल्टा जे एस को अलग कर दिया। अब आप बोलते ये भी क्या बनेगा हमारे पास, डेल्टा आई आर और ए आर एस, ये बनेगा ए आई एस के इक्वल, और आगे ये डेल्टा जे एस वैसे के वैसे, ये भी बनेंगे हमारे पास मिला के ए आई जे के इक्वल।
तो कह रहे इक्वेशन 3 कैन बी रिटन इक्विवेलेंटली एज ए एम एन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास एल आई एम एल जे एन ए डैश आई जे। कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 कौन सी है उसको ज़रा देख लेते हैं। ये थी इक्वेशन 3 ए आई जे इक्वल टू एल एम आई एल एन जे ए डैश एम एन। तो यहाँ पर उसको हमने ए डैश एम एन की जगह क्या लिख दिया ए डैश आई जे, यानी कि ए एम एन यहाँ पर ले आए हैं और उसके उधर जो होगा दूसरी साइड पे वो, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू के डैश को रोटेट करें विद रिस्पेक्ट टू के, तो देन आपके पास ये इक्वेशन बनेगी ये। तो ना इनके अब हम कंपोनेंट्स को मैट्रिक्स फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बनेगी आपके पास, ये देखें ए डैश को अगर हम लिखें टी ए टी डैश, तो ये टी क्या होता है हमारे पास मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को बोलते हैं टी, उसको टी से जाहिर करते हैं। तो उसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं L11 L12 L13 L21 L22 L23 L31 L32 L33, और लास्ट में दूसरा जो मैट्रिक्स ए है यानी कि ए डैश इक्वल होगा टी ए टी डैश के। अब ये टी डैश देखें ज़रा, ये आपके पास क्या आ रहा है L11 L2, इसमें हमने ना टी डैश मतलब ये ट्रांसपोज ले रहे हैं, इधर ट्रांसपोज को जाहिर करें तो ये इसका ट्रांसपोज है। तो ए डैश को लिख रहे हैं टी ए टी डैश, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म्ड आपके पास मैट्रिक्स होगा ना तो वो इक्वल होगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इनटू ओरिजिनल मैट्रिक्स ए इनटू ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। कह रहे कि अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी, इक्वेशन 1 कहाँ गई जी, ये इक्वेशन 1 जो बेटा हमारे पास है ना, ये कह रहे हैं कि इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास सिस्टम में के कंपोनेंट दिए हों, सेकंड ऑर्डर टेंसर के कंपोनेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के में दिए हुए हों, तो हम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, उसके के डैश में उसके कंपोनेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि प्रूव दैट इफ ए आई एंड बी जे are two first order tensors that is vectors then their product ai bj is a second order tensor। कह रहा है कि अगर हमारे पास ai और bj दो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर का मतलब कि वो वेक्टर्स हैं, आगे दे रहा है कि दैट इज वेक्टर, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनाएगा, जबकि आई जे 1 2 3 3 तक जा रहा है बस, तो वो सेकंड ऑर्डर टेंसर होगा उनका प्रोडक्ट। तो लेट्स सपोज उनके प्रोडक्ट को हमने ए आई बी जे को नाम दे दिया सी आई जे का, ठीक है। अब कह रहा है हमने प्रूव करना कि सी आई जे क्या है, आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर टेंसर। देखो ना, इनके प्रोडक्ट को हमने सेकंड ऑर्डर टेंसर प्रूव करना है, तो प्रोडक्ट को नाम दे दिया सी आई जे का, जबकि आई जे वेरी करे फ्रॉम 1 to 3 आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर टेंसर, ये हमने शो करना है। सिंस कह रहे हैं कि ए आई और बी जे फर्स्ट ऑर्डर टेंसर हैं, देयर इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होंगी वो अभी हम पढ़ के आए हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर टेंसर ए एम डैश होगा एल एम आई ए आई, और बी एन डैश होगा बी एल एन जे बी जे, और मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो ए एम डैश बी एन डैश, ये क्या होगा, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें एल एम आई एल एन जे ए आई बी जे, ये किसके इक्वल। अब इन प्रोडक्ट को हमने नाम दे दिया सी डैश एम एन, और ये बनेगा एल एम आई एल एन जे, और ए आई बी जे को हम नाम दे के आए थे सी जे का इसके मुताबिक, तो फिर सी जे का उसको सी जे के इक्वल लिख दिया हमने, ठीक है। तो सी एम एन डैश होगा इक्वल ए एम डैश और बी एन डैश के इक्वल, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पर सी एम एन डैश को हमने सी डैश एम एन को लिखा ए डैश एम इंटू बी डैश एम एन के इक्वल, ये हमने पुट किया यहाँ पर। अब कह रहे हैं ये जो इक्वेशन 5 है ये शो करी है कि सी आई जे इज इक्वल टू ए आई बी जे आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर टेंसर। अब देखें ये सेकंड ऑर्डर टेंसर की शक्ल इख्तियार कर गई है, और वो ही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ पर सी एम एन डैश, यहाँ पर आएगा सी एम एन डैश, देखिए सी डैश एम एन इक्वल आ गया एल एम आई एल एन जे। अब ये सेकंड ऑर्डर टेंसर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन में बन गई है, जो सेकंड ऑर्डर टेंसर की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ना उस फॉर्म में आ गई है हमारे पास, तो लिहाजा ये सेकंड ऑर्डर टेंसर है इनका प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखें प्रूव दैट द क्रोनिकल डेल्टा आई जे इज अ कार्टेशियन टेंसर ऑफ रैंक 2। जो क्रोनिकल डेल्टा है ना उसको प्रूव करना है कि वो कार्टेशियन टेंसर है रैंक 2 का कार्टेशियन टेंसर है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर टेंसर।
अब यहाँ पर देखें वो कह रहे हैं लेट डेल्टा आई जे डेल्टा डैश एम एन बी द कंपोनेंट्स ऑफ द कैनोनिकल डेल्टा इन द सिस्टम के एंड के डैश। अब देखें ना डेल्टा आई जे है सिस्टम के में डेल्टा के कंपोनेंट्स, डेल्टा 1 1 डेल्टा 1 2 डेल्टा 1 3 वगैरह वगैरह, ठीक है। और डेल्टा डैश एम एन हमने फर्क जाहिर करने के लिए लगाया है किसमें, सिस्टम के डैश में उसके कंपोनेंट्स को, ये कंपोनेंट्स को जाहिर करें। एम एन का मतलब यहाँ पे डेल्टा डैश 1 1 डेल्टा डैश 1 2 वगैरह एटसेट्रा, ठीक है। तो देन आप देखें यहाँ पर डेल्टा आई जे जो है वो इक्वल होगा ई आई इंटू ई आई ई जे, क्योंकि ई आई का मतलब ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ आई, और जे का मतलब ई आई ई जे का मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ के जे। तो डेल्टा डैश एम एन भी इसी तरह आ जाएगा इसके इक्वल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आल्सो वी नो दैट ई एम डैश किसके इक्वल होता है हमारे पास, एल एम आई इंटू ई आई, एल एम आई इंटू ई आई, और ई एन डैश होगा एल एन जे इंटू ई जे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा डैश एम एन किसके इक्वल, इसको, इसमें ई एम की ई एम डैश और ई एन डैश की वैल्यूज़ बेटा पुट करें तो यहाँ पर ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जब एल एम आई और एल एन जे को अलग करें, ई आई डॉट ई जे को अलग कर दें तो ये बनेगा ई आई डॉट ई जे, क्योंकि इसके मुताबिक हमारे पास डेल्टा आई जे के इक्वल है, तो उसको वापस हमने क्या लिखा, ये डेल्टा आई जे, ठीक हो गया। तो ये कह रहा है कि शो कर रहा है कि जो डेल्टा आई जे, अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बन गई है, वही बात सेकंड ऑर्डर टेंसर वाली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अगर आप उठा के देखें वापस तो उसमें यही फॉर्म है, ये वही शक्ल बन गई है। अब देखें ये दो हमारे पास आ गए एंगल्स, एल एम आई एल एन जे, तो ये सेकंड ऑर्डर टेंसर की निशानी है। लिहाजा अब इसके अगर हम 9 कंपोनेंट्स को लिखें डेल्टा आई जे के तो वही हमारे पास क्या बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी मैंने एक वेक्टर में बताया, लेक्चर में बताया हुआ है आपको। अब दूसरे प्रूफ में क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में से कह रहा है, दूसरा नोट है हमारे पास कि सिंस एक्स आई आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स दैट इज पोजीशन वेक्टर, इट फॉलोज जो पार्शियल एक्स आई है और पार्शियल एक्स जे है वो भी डेल्टा आई जे होगा इज और टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। ये भी याद रखना है आपने। अच्छा, एक्स आई हमारे पास कंपोनेंट्स हैं किसके, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर के, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर के, दैट इज पोजीशन वेक्टर होता है। तो उसको देन हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास, तो फिर क्या होगा, जो पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स जे होगा वो भी इक्वल होगा डेल्टा आई जे के, और वो टेंसर होगा ऑर्डर 2 का। ये एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं ये बातें, ये पूछी जा सकती हैं आपसे। अब आ जाए जी थर्ड ऑर्डर टेंसर पे, कह रहे कि अ क्वांटिटी रिप्रेजेंटेबल बाय अ सेट ऑफ 3 फिक्सेस। अब थर्ड ऑर्डर टेंसर में देखें फर्स्ट ऑर्डर में एक ही आता था ए आई, जिसके कंपोनेंट्स होते थे A1 A2 A3। अब सेकंड ऑर्डर में आता था ए आई जे, ठीक है ना, ये जरा गौर करें, ए आई जे। फिर हम कहते थे इसका मतलब 2 सफिक्सेस हैं इसमें आई और जे, तो 3 की पावर n की जगह हम लिखते थे 3 की पावर 2, जो कि 9 कंपोनेंट्स है सेकंड ऑर्डर में। अब थर्ड ऑर्डर में वो कह रहा है कि ए आई जे के, अब इसमें 3 की पावर क्या बनेगी, 3 सफिक्सेस हैं, तो जो ये इसका मतलब इसके 27 कंपोनेंट्स बनेंगे थर्ड ऑर्डर टेंसर के। तो रिलेटिवली टू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम के, अगर अब इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो ए डैश एम एन पी और इक्वल होगी एल एम आई एल एन जे एल पी के ए आई जे के। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर में क्या था, एल एम आई था सिर्फ, सेकंड ऑर्डर में एल एन जे का इजाफा हुआ, अब यहाँ पर एल पी के का इजाफा हुआ, एम एन के साथ पी तीसरा कोऑर्डिनेट आ गया, और यहाँ पर ए आई जे था अब ए आई जे के आ गया, ठीक है ना। ये याद रखनी है चीज़ें बेटा आपने। इसी तरह इनका भी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, बस बातें वही हैं, थोड़ा सा एक इंडेक्स फिक्स अलग ऐड हो गया, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। आगे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ऐसे ही हैं। अब यहाँ भी कह रहे हैं प्रूव करें जो थर्ड ऑर्डर टेंसर, ये जो अगर हम 3 फर्स्ट ऑर्डर टेंसर का प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या बनाए, थर्ड ऑर्डर 3 का टेंसर बनाए। तो ये भी आप ऐसे ही करेंगे, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बनाएंगे फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स की तीनों की, देन आप उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसको शो करेंगे कि वो थर्ड ऑर्डर टेंसर है आपके पास, ये ठीक है। ये भी आपने करनी है। उसके बाद ये ज़रा देखें प्रूव, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रूव दैट अल्टरनेटिंग सिंबल ई आई जे के इधर कार्टेशियन टेंसर ऑफ रैंक 3, इसको कार्टेशियन टेंसर ऑफ रैंक 3 प्रूव करना है। तो आप इसको रिलेट कर लें कि आपके पास सिस्टम के में जो अल्टरनेटिंग सिंबल है वो ई आई जे के है, और सिस्टम के डैश में हमारे पास जो है ना वो है ई डैश पी के आर। तो आपको पता है E1 E2 क्रॉस E3 होता है, E I के इक्वल E3 क्रॉस E1 E2 के इक्वल, और E1 क्रॉस E2 E3 के इक्वल होता है। ये इस तरह की रोटेशन होती है कुछ, E1 E2 E3
तो E1 क्रॉस E2 E3 के इक्वल, E2 क्रॉस E3 E1 के इक्वल, और अपना E3 क्रॉस E1 E2 के इक्वल। सिमिलरली ये E2 डैश के लिए भी यही रहेगा। अब यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग सिंबल वी राइट इक्वेशन 1 एज। अब इन इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये इसको लिख सकते हैं आप EI मल्टीप्लाई बाई EJ डॉट E के बराबर होता है EIJ के। ये उसकी डेफिनेशन यूज़ कर रहा है अल्टरनेटिंग सिंबल की, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर EI क्रॉस EJ डॉट E के, तो EIJ के ये बन रहा है EI क्रॉस EJ डॉट E के, ठीक है ना, जो कि इक्वल होता है हमारे पास EIJ के। और EP डैश क्रॉस EQ डैश डॉट ER डैश इक्वल होता है E डैश PQR के। ये जनरल फॉर्म में इसको लिखा। ये आप ज़रा एप्सिलॉन उसकी अल्टरनेटिव सिंबल की डेफिनेशन देखेंगे ना दोबारा जाके, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। बस फ़र्क ये है कि आप इसको थर्ड ऑर्डर ट्रांसफर के लिए कर रहे हैं। तो आगे देखें, यहाँ पर कह रहा है कि EP डैश इक्वल होता है हमारे पास LPI और EI, जबकि LPI क्या है, अब वही बात, ये एंगल ऑफ कोसाइन है, कोसाइन एंगल है बिटवीन द pth एक्सिस ऑफ सिस्टम K डैश एंड द ith एक्सिस ऑफ सिस्टम K, ठीक है। इसी तरह ये EQ डैश LQJ EJ ER डैश LR के E के, देयरफॉर E डैश PQR किसके इक्वल होगा, EP डैश मल्टीप्लाई बाई EQ डैश, आगे जो थर्ड होगा उसमें हमेशा डॉट लगेगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास EP डैश की वैल्यू पुट करें, EQ डैश की LQJ EJ ये पुट करें, ER डैश की वैल्यू पुट करें, तो ये हमारे पास जब डॉट प्रोडक्ट्स बनेंगे इस फॉर्म में बनेंगे। और आप इधर गौर करें, ये थर्ड ऑर्डर टेंसर बन रहा है, 3 कोसाइंस के एंगल आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, और ये चीज़ किसके इक्वल है आपके पास, EIJK के, ये EIJK के इक्वल है, ये भी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। ये EIJK अल्टरनेटिव सिंबल का फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये थर्ड ऑर्डर के जो टेंसर है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सेम इसी पैटर्न पे लिखी जाती है, और ये उसी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये EIJ के जो अल्टरनेटिव सिंबल है वो कार्टेशियन टेंसर है रैंक 3 का। अब आ जाए हाई ऑर्डर टेंसर्स पे, उसमें भी यही बता रहा है। आप इसी तरह चलते जाएंगे आगे, 3 की पावर n इसमें है। अब उसमें देखें आप क्या कहें, यहाँ पर एडिशन ऑफ टेंसर्स कि कह रहे हैं कि सम ऑफ 2 और मोर टेंसर्स ऑफ द सेम रैंक इज द टेंसर उस कंपोनेंट्स आर इक्वल टू द सम ऑफ द कोरिस्पोंडिंग कंपोनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल टेंसर्स। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सम होता है ना, अच्छा एक और बात ये है कि सबसे पहले तो ये देखें ना कि जो 2 या 2 से ज़्यादा टेंसर्स का जो जिनका रैंक सेम हो उन्हीं को आप ऐड कर सकते हैं। और जब ऐड करेंगे तो वो ऐसा एक टेंसर बनेगा आपके पास कि जिसके कंपोनेंट किसके इक्वल होंगे, इक्वल होंगे उनके कोरिस्पोंडिंग कंपोनेंट्स के सम के इक्वल, इंडिविजुअल जो टेंसर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्या कह रहा है, नोट दैट द टेंसर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स के जो टेंसर होंगे उनको हम ऐड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एडेड। सिमिलरली अब जो ये भी प्रॉपर्टी है कि जो टेंसर्स की एडिशन है वो कम्यूटेटिव भी होगी, एसोसिएटिव भी होती है। दूसरी बात सब्ट्रैक्शन के भी लिए भी यही कह रहे हैं, और सब्ट्रैक्शन में ये कह रहा है उनके भी डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए सब्ट्रैक्शन भी डिफाइंड नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स इधर ज़रा गौर करें, AJK और BJK ये आपके पास टेंसर्स हैं रैंक 2 के। देखें ना, रैंक 2 का मतलब इसमें 2 सफिक्सेस हैं, ठीक है। तो प्रूव करेंगे ये हमारे पास CJ के इक्वल होगा AJK प्लस BJK, और DJ के इक्वल होगा AJK माइनस BJK। और जो इनके जो यानी कि वो सम होगा और इनका डिफरेंस होगा। सम को नाम दे रहा है CJK का और डिफरेंस को कोई नाम दे रहा है DJK का, तो DJK का। तो दोनों जो होंगे वो सम और डिफरेंस वो भी टेंसर्स होंगे रैंक 2 के। यानी कि 2 रैंक 2 के टेंसर्स को आप ऐड करें, जो उनका सम होगा, रिजल्टिंग सम भी हमारे पास टेंसर होगा ऑफ रैंक 2। तो यहाँ पर सिंस AJK और BJK सेकंड ऑर्डर टेंसर है, उनकी इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आप लिखेंगे AMN डैश इक्वल होता है LMJ LN के AJK, और B डैश MN होगा LMJ LN के BJK। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बेटा पता है और ये याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर टेंसर की अभी पढ़ा गया है। तो इन दोनों को आप जरा ऐड करें, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करें। तो ये देखें ना, जरा गौर करें, A डैश MN प्लस B डैश MN को हमने नाम दे दिया C डैश MN का, C डैश MN का कोई नाम दे दिया इसको C डैश MN का। तो जो इनका सम है वो हमारे पास क्या बन रहा है, C डैश MN, ठीक है।
और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे देखें एल एम जे एल एन के, और ये हमारे पास ए जे के प्लस बी जे के अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द एग्जाम्पल हमारे पास वो इक्वल है हमारे पास सी जे के, तो इसको सी जे के लिख दिया। तो ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि शो कर रहे हैं कि सी जे के तो भी हमारे पास क्या है, टेंसर है, क्योंकि सी जे के की आप देखें ना ये सी जे के है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है हमारे पास। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में ज़रा आप देखें तो ये दो एल आ रहे हैं आपके पास, दो अपना कोसाइंस के एंगल आ रहे हैं एल एम जे और एल एन के। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर टेंसर की निशानी होगी, सेकंड ऑर्डर टेंसर की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये उसी पैटर्न पे ये इक्वेशन बन गई आपके पास। तो इसको आप कहेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर टेंसर है। सिमिलरली आप डिफरेंस के लिए भी इसको प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।